जी सर। ठीक है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। मैक्सिमम टर्नओवर रेट, आई मीन ये हमें ये बताते हैं कि एक एंजाइम की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, कितनी स्पीड, अगर वो हम उसको सबस्ट्रेट बढ़ाएं 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 तो कितनी देर तक वो एक टाइम पीरियड ऐसा आ जाएगा कि जिसमें मजीद सबस्ट्रेट बढ़ाने से उसका रेट और नहीं बढ़ता, बिल्कुल फुल मैक्सिमम पे आ जाता है, तो वो उसका कहलाएगा मैक्सिमम रेट। हम ये कहेंगे कि उस वक्त एंजाइम के सारे एक्टिव साइट्स ऑक्युपाई हो चुके हैं और उससे मजीद जो रेट है वो बढ़ नहीं सकता, तो हम कहेंगे दिस इज द मैक्सिमम टर्नओवर रेट ऑफ द एंजाइम। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपसे कहता हूँ कि चले एक हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना देते हैं और यहाँ हम नीचे लिख देते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ हम लिख देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर एक रिएक्शन है जो स्पीड है वो कुछ यूं बढ़ रहा है, यूं, तो हम ये कहते हैं कि ये जो है दिस इज वी मैक्स, यानी ये इस एंजाइम की मैक्सिमम रेट है। और जो मैक्सिमम रेट है इसका मतलब है कि क्यों मैक्सिमम रेट है, क्योंकि इस मैक्सिमम रेट का ताल्लुक किस चीज के साथ है, एफिनिटी के साथ है या नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स के साथ है, बताएंगे बेटा। वी मैक्स किस चीज को शो कर रहा है, नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स या एफिनिटी। आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं, रेट क्यों बढ़ रहा है, एंजाइम की एफिनिटी बढ़ा रहे हो या एंजाइम की मैक्सिमम जो एक्टिव साइट है उसकी वजह से रेट बढ़ रहा है। तो आप कहोगे दिस इज बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स, नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स की वजह से हमारा जो रेट है वो बढ़ रहा है। ये तो हो गया आपका वी मैक्स क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि एक और चीज है जिसको हम कहते हैं के एम। के एम क्या होता है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम कहते हैं माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। और ये तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको कैलकुलेट किया था। असल में मैं के एम किस चीज को कहूंगा, मैं के एम कहूंगा ये के एम किस चीज को शो कर रहा है, concentration of the substrate used to get half of the Vmax। ये वो कॉन्सेंट्रेशन है जिसपे आप अपनी Vmax का हाफ अचीव करते हो। Vmax का हाफ का मतलब क्या हुआ, 50% एक्टिव साइट अगर ऑक्युपाई हो जाए जिस कॉन्सेंट्रेशन पे, वो बेसिकली क्या होता है, वो Vmax कहलाएगा। मैं भी आपको बताता हूँ कि Vmax यहाँ पे कहाँ हो सकता है। देखिए बेटा, इस वक्त Vmax हमारा यहाँ है। अगर मैं ये बॉक्स काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 6 बॉक्स पे आएगा 1 2 3 4 5 6। तो मैं ये कह सकता हूं कि तकरीबन हमारा Vmax जो है वो हाफ Vmax यहाँ पर है। इसको मैं क्या कहूंगा, 1/2 Vmax, Vmax का हाफ। और अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं और फिर यहां ज्वाइन कर दूं, तो ये जगह हमारी क्या कहलाएगी, Km। दिस इज Km, समझने की कोशिश करें। सो हम कहते हैं कि Km किसे कहते हैं, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन दैट हैज बीन यूज्ड टू अचीव हाफ ऑफ द नंबर ऑफ Vmax। तो हाफ Vmax ऑक्युपाई जितने भी करेगा वो कहलाएगा
Km, दो चीजें हो गई। Vmax का ताल्लुक किस चीज के साथ? टोटल नंबर ऑफ एक्टिव साइट, कंप्लीट टर्नओवर रेट, और Km अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट यूज्ड टू ऑक्युपाई हाफ ऑफ द एक्टिव साइट। बेटा एक्नॉलेज कीजिएगा, ये समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि इससे क्या फायदा हुआ, ये दोनों चीजें हमें क्या बता रही है। आप लोगों से मैं एक जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे इसका जवाब दे, फिर हम आगे पढ़ेंगे। एक जनरल सवाल आपसे, बेटा एक बात बताओ, अगर हमारे पास दो के वैल्यूज आ रहे हैं, दो रिएक्शन है, और दोनों रिएक्शंस को अगर हम दोनों के केएम निकालते हैं, तो जिसका केएम ज्यादा होगा वो एंजाइम ज्यादा एक्टिव होगा, या जिसका केएम छोटा होगा वो ज्यादा एक्टिव होगा? इसका छोटा होगा। क्यों? क्योंकि वो कम सबस्ट्रेट पे ज्यादा रेट दिखा रहा है। समझ रहे हो बात? मतलब मैं अगर आपके साथ एक और कर्व शेयर करूं, एक और कलर में, इसके साथ बल्कि रेड में लेके चलते हैं, इसको इस कलर में लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ एक और कर्व लेके जा रहा हूं, और वो कुछ यूं है। ये तो गलत आ गया, इसको डिलीट करो। ये देखें, अब ये देखें, तो मुझे एक बात बताएं, इस कर्व का और पहले वाले कर्व का वी मैक्स सेम है या अलग अलग है? बताएं बेटा। सेम है, तो फिर इनका 1/2 जो वो होगा वो भी सेम होगा या उस पर फर्क होगा? हाफ वी मैक्स सेम होगा। सेम होगा, तो फिर इसका केएम क्या होगा, वो सेम होगा या अलग अलग होंगे? सर केएम डिफरेंट है। डिफरेंट होगा केएम। हाँ हाँ हाँ, शाबाश, केएम डिफरेंट आ रहा है। अब अगर इसका हम केएम निकालेंगे तो आप देखिएगा जरा, मैं इसका केएम निकालूं। ये अब बताओ किसका केएम ज्यादा है, रेड वाले का ग्रीन वाले का? ग्रीन वाले का। हाँ ये देखो, ग्रीन वाले का केएम यूं है, मैं आपको शो करूं। ये ग्रीन वाले का है, और अगर आप रेड वाले का देखते हैं तो वो ये है। तो बताइएगा इन दोनों रेट ऑफ रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन स्लो है, कौन सा फास्ट है, ब्लू वाला या येलो वाला, ऑरेंज वाला? फास्ट कौन सा है? सर ब्लू वाला। ब्लू वाला फास्ट है। और ब्लू वाले का केएम छोटा है बड़ा है? छोटा। तो इसलिए हम कहते हैं कि द स्मॉलर द केएम द मोर फास्टर विल बी द रिएक्शन। और मुझे एक बात और बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों रिएक्शन के अंदर एक में इनहिबिटर है, एक में इनहिबिटर नहीं है, तो किस में इनहिबिटर है, कौन से वाले में? येलो में इनहिबिटर है। येलो। येलो वाले में इनहिबिटर होगा। और कौन सा इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव है या नॉन कॉम्पिटिटिव है? कॉम्पिटिटिव। कैसे पता चला, कैसे पता चला वो कॉम्पिटिटिव? मैक्सिमम रेट पे इफेक्ट नहीं पड़ बिल्कुल सही कह रहे हो, मैक्सिमम रेट पे इफेक्ट नहीं हो रहा, उसका वी मैक्स सेम है। बिल्कुल ठीक है, वीमैक्स दोनों का सेम आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम रेट दोनों का सेम है, और जब मैक्सिमम रेट सेम होता है तो वो हमेशा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। ये बात समझ रहे हो बेटा, समझ गए हो? यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब है दो बातें सामने आ गई कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें इनहिबिटर है ही नहीं, वो कौन सा वाला है, वो मैं आपको बता देता हूं, वो पहला वाला है, ये वाला है विदाउट इनहिबिटर, इसमें इनहिबिटर नहीं है। अच्छा, दूसरा वाला जो हमारे पास है ये है विथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, विथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अगर हम तीसरा वाला साथ बनाते हैं, अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के अंदर क्या चीज सेम है और क्या चीज डिफरेंट है? सर इनका वी मैक्स सेम है और इनका केएम डिफरेंट है। एक्सलेंट,
यानी इसका मतलब है इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो सेम Vmax लेकिन डिफरेंट केम डिफरेंट है, और केम जिसका ज्यादा होगा वो स्लो रिएक्शन होगा, केम जिसका कम होगा वो फास्ट रिएक्शन होगा, कितनी अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट वो यूज कर रहा है। अच्छा चले, ये तो कोई आपकी एक बात। अब अगर इसी ग्राफ के साथ मैं एक और ग्राफ बनाना चाहूं जो कि नॉन कॉम्पिटिटिव का होगा, तो नॉन कॉम्पिटिटिव और विद कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, मैं इन दोनों के ग्राफ को थोड़ा सा मोल्ड कर लेता हूं यूं। मैं इसी के ऊपर बना रहा हूं, जरा डॉट से शो कर रहा हूं। ये कौन सा है? विद नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, सही है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब इसका Vmax जो आ रहा है हमारे पास वो है इस जगह पे, ये इसका Vmax है। तो इसका मतलब है अगर हम इसका हाफ ऑफ द Vmax लेते हैं तो हम किस जगह पर आएंगे बताइएगा जरा। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, तो ये जगह है 2.5 पे। अब अगर इसको मैं आगे लेके चलता हूं, तो यूजुअली क्या हो रहा है कि हमें इनका जो Vmax डिफरेंट, लेकिन इसका केम सेम आना चाहिए था, शायद हमने कोई गलती की है। मैं इसको देख लेता हूँ क्या गलती की है। चले, अच्छा यहाँ तो क्लियर है ना आप लोगों को, जहां तक अभी मैंने समझाया। एक जो हमारे पास क्या कहते हैं विदाउट इनहिबिटर है और जो इनहिबिटर है, इनका तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सेम सेम Vmax एंड डिफरेंट Km, ये समझ में आ गई बात आपको, सही है। अच्छा अब यहाँ जो मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हम एक और कर्व बनाते हैं, असल में थोड़ा सा मेरे पास स्केल वगैरह का थोड़ा इशू है और थोड़ा सा फर्क आ रहा है ग्राफ में। अगर हम यू लेते हैं फॉर एग्जांपल, और ये हमारे पास जो है ये नॉन कॉम्पेरेटिव इनहिबिटर है सपोज करें, तो इसका हाफ के हम अगर हम देखते हैं तो वो हमें कहाँ मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 बल्कि सॉरी 9 नहीं है, ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 9 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, तो 4.5 1 2 3 4 यहाँ इस जगह पे, this is half of the Vmax, so it should be like here, yeah it has the same Vmax, it has the same Vmax। अच्छा बेटा एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं एक ग्राफ को थोड़ा सा अलग बना देता हूँ। दिस, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, असल में इसकी वैल्यूज लेने पड़ेंगे पूरे, और एक और मैं बनाता हूँ जो कि नॉन कॉम्पिटिटिव है। नॉन कॉम्पिटिटिव है तो वो यहाँ तो सेम आ रहे हैं क्योंकि सेम एंजाइम है, लेकिन एक्टिव साइट कम हो गई तो इसका रेट जो है वो कम हो गया, Vmax रेट है वो कम हो गया। अब अगर इनका मैं Vmax लेता हूं तो एक Vmax हमारे पास यहाँ आएगा, सही है, और दूसरा Vmax हमारे पास जो आएगा वो यहाँ आएगा। 2 Vmaxes हैं, एक पहले वाले का एक दूसरे वाले का। अच्छा अब अगर मैं इनका
Km लेना चाहूंगा तो 1/2 अगर मैं लूंगा इनका तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो 1 2 3 4 5 एक का भी पहले वाले का भी मैक्स यहाँ आ जाएगा और दूसरे का भी मैक्स जो है वो यहाँ आ जाएगा। ऐसा ही है बेटा, ऐसा ही है ना या फर्क है? यस सर। बराबर। फिर भी फर्क आ रहा है, फर्क आना नहीं चाहिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से वो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये केस जो है ना ये जब कौन सा होगा, एक विदाउट इनहिबिटर होगा और एक विद कॉम्पेरेटिव इनहिबिटर होगा। लेकिन अगर आपके पास एक जो है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैं अभी बस मेरे पास ये ग्राफ मिल नहीं रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो ग्राफ किस तरह डिजाइन है। तो क्या चीज होगी सामने, Km remains same but Km remains same but Vmax should be different। ये याद रखना है आपने। जो हमारा Km होगा वो सेम रहेगा लेकिन Vmax हमारा डिफरेंट होगा। थोड़ी देर के लिए मैं आपके साथ जरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दूसरा, तो प्लीज जरा गौर करें और उसको समझने की कोशिश करें। When all the active sites of the enzyme molecules are saturated, यस सर। चले ये देखा, Vmax stands for maximum velocity. It represents the maximum turnover rate of the enzyme in enzyme catalyzed reaction. It means that Vmax is achieved only when all the active sites of the enzyme molecules are saturated by the substrate molecule so that the maximum turnover of substrate into product occurs. The maximum production of the product per unit time represents Vmax of the enzyme reaction and it always represents on y-axis when plotted against substrate concentration on x-axis. ये तो समझ आ गया। Vmax reaction without inhibitor versus with competitive inhibitors. The Vmax of the enzyme in enzymatic reaction remains the same to the enzymatic reaction where a competitive inhibitor is used. However, more substrate is required to achieve the same Vmax for the enzyme working in the presence of competitive inhibitor to get free for the active site from competitive inhibitors. यहाँ तक क्लियर है? इस पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No sir. ठीक है। No अब sir। देखें Vmax reaction without inhibitor versus with नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अच्छा हमने गलती किया थी ग्राफ के अंदर, हमने किसके साथ कंपेयर किया था? नॉन कॉम्पिटिटिव को कॉम्पिटिटिव के साथ कंपेयर किया था, जबकि यहाँ ये कह रहे हैं Vmax रिएक्शन विदाउट इनहिबिटर वर्सेस विद नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जब तो ग्राफ में फर्क आ रहा था। अब देखिए ये क्या कह रहा है, कहते हैं कि the Vmax of the enzyme in the presence of a non-competitive inhibitor is low, कम होगा, as compared to the enzyme where no inhibitors are used। वजह क्या है? This is because non-competitive inhibitors disrupt the active site of the enzyme, decreasing the total number of active sites available, which results in low Vmax। Vmax कम होगा, लेकिन इसका Km पे क्या फर्क पड़ेगा? Km stands for Michaelis-Menten constant, a mathematical value which normally represents the affinity of the enzymes with their substrate। बेटा यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था, दो बात याद रखें, एक एक्टिव साइट से ताल्लुक है, एक का ताल्लुक एफिनिटी के साथ है। अगर आप थोड़ी देर के लिए जरा मुझे गौर से सुने, मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा हाइड किया ताकि आप अभी पैराग्राफ ना पढ़ें बल्कि मेरी बात गौर से सुने मैं क्या कह रहा हूँ। प्लीज फोकस कीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बेटा मुझे एक सेकंड सा दीजिएगा, मैं जरा पहले इस टैबलेट को जरा उस पे लगा दूं चार्ज पे, क्योंकि इसकी बैटरी खत्म हुई है, अपनी क्लास के लिए चाहिए। जस्ट ओनली 30 सेकंड्स प्लीज।
जी। तो अच्छा, अब आप ज़रा मेरे साथ रहे, इन दोनों चीज़ों को समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ, अभी आप 1 मिनट के अंदर समझ जाएँगे। अच्छा जी, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 2 ग्रुप है स्टूडेंट्स की, ग्रुप ए और ग्रुप बी। गौर से सुनो, ग्रुप ए के अंदर है 5 स्टूडेंट, ग्रुप बी के अंदर है 5 स्टूडेंट। सही हो गया? इनको मैंने एक टेस्ट दिया और टेस्ट के मार्क है 10 मार्क्स। मैं उसे कहता हूँ ये क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, लेकिन मैंने एक कंडीशन लगाई है, एक रूल लगाया है, और वो रूल ये है कि ग्रुप ए के अंदर जो 5 बच्चे हैं, जब उनका रिजल्ट आएगा तो उन 5 के 5 बच्चों के मार्क्स प्लस किए जाएंगे और ग्रुप बी का जो रिजल्ट होगा उनकी भी 5 के 5 बच्चों के मार्क्स प्लस। सब पेपर कौन सा ग्रुप जीता, कौन सा ग्रुप हारा। अच्छा बेटा, ये एग्जाम्पल मैं आपको कल क्लास में दे चुका था ना, तो क्या मैं इसको थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर दूं या इस एग्जाम को चलने दूं, एग्जाम्पल को? नहीं सर, आगे फॉरवर्ड कर दें। ठीक है। हमने इंडिविजुअल स्टूडेंट की लेता तो इनके बराबर आता, 5 मार्क ले लेता, कौन से बच्चे ज्यादा काबिल है, तो काबिलियत का पता तो उस वक्त पता चलता कि अगर वो बच्चा प्रेजेंट होता। तो जो काबिलियत है, इंटेलेक्चुअलिटी है, ये एफिनिटी है एंजाइम की। एंजाइम की एफिनिटी है कि वो कितना अच्छा रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ, और उनकी जो तादाद है वो वीमैक्स से शो होती है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका शो कर रहा था वीमैक्स, कितने एक्टिव साइट्स है, और एंजाइम कितनी अच्छी तरह से अपने सबस्ट्रेट के साथ जल्दी रिएक्ट करता है, ये इसकी एफिनिटी होती है। लेकिन जाहिर सी बात है, बाज औकात हम एफिनिटी को वर्चुअली भी बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाएं तो उनकी एफिनिटी बढ़ सकती है। परहैप्स ये उस केस में कि सारे एक्टिव साइट मौजूद हो, लेकिन अगर सारे एक्टिव साइट ना हो तो फिर सबस्ट्रेट बढ़ाने से इंटेलेक्चुअलिटी नहीं बढ़ती। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं उस केस को दोबारा मॉडिफाई करता हूँ। आपने कहा था एक क्लास के अंदर एक बच्चा एब्सेंट था क्योंकि उसके सर में दर्द था। अगर हम ये कहें कि नहीं, उसके सर में दर्द तो है लेकिन वो बच्चा गया नहीं, अभी क्लास के अंदर मौजूद है, और एक और बच्चा उसको कहते हैं कि मैं आपका सर दबा रहा हूँ, आप पेपर दो। तो वो सर दबाना क्या है, वो मजीद एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट है जो उसको हम दे रहे हैं, और उसने काम करना शुरू किया। लेकिन अगर वो बच्चा ही नहीं है, एक्टिव साइट है ही नहीं, तो फिर हम कहते हैं कि भाई अब तो ये आप कितनी भी उसको लालच दो, उसको पैसे दो, बच्चा ही नहीं है। तो एफिनिटी जो है वो ऑफ कोर्स वीमैक्स पे फर्क पड़ेगा, एफिनिटी पे फर्क नहीं पड़ा, काबिलियत सेम है। अगर वो बच्चा होता तो सेम काबिलियत थी, लेकिन वो नहीं है। मेरे ख्याल में आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, आर यू गेटिंग? तो इन दोनों में फर्क बहुत वाज़ेह होना Yes, चाहिए, sir. एफिनिटी में और एफिनिटी में और वीमैक्स में बहुत फर्क होना चाहिए। सो केएम बेसिकली रिप्रेजेंट द एफिनिटी। केएम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एफिनिटी को। और वीमैक्स किस चीज को शो कर रहा है? किसको शो होता है? नंबर ऑफ एक्टिव साइट को, यानी टर्नओवर रेट को शो कर रहा है। टर्नओवर रेट का ताल्लुक ज्यादातर पहले किस चीज पे होगा? एक्टिव साइट्स के ऊपर होगा। बाद में अगर हम सबस्ट्रेट बढ़ाते हैं तो एफिनिटी पे भी फर्क पड़ सकता है अगर वो एक्टिव साइट अवेलेबल हो। तो अब आपको मैं इधर लेके आ रहा हूँ केएम की तरफ, जरा प्लीज फोकस कीजिएगा। Km stands for Michaelis-Menten, a mathematical value for which normally represents the affinity of the enzyme with their substrate. Right. Theoretically, Km is the concentration of the substrate which occupy half of the total number of active sites 1/2 Vmax. The higher the value of Km, the more the substrate are used to occupy half of the Vmax, and so the lesser the affinity of the enzyme to their substrate and vice versa. Got it? समझ आ गई? यानी Km की वैल्यू जितनी आपकी बड़ी होगी उतना ज्यादा सबस्ट्रेट यूज होगा। ज्यादा सबस्ट्रेट यूज होने का मतलब है कि एफिनिटी कम थी, इसलिए तो आपको ज्यादा सबस्ट्रेट यूज करना पड़ा। सही है? बात समझ रहे हो? यस सर। Yes, इस, sir. इसका मतलब है कि एफिनिटी को हम आगे पीछे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अगर हम सबस्ट्रेट बढ़ा दें। लेकिन ये किस केस में? कॉम्पिटिटिव में या नॉन कॉम्पिटिटिव में? शाबाश।
शाबाश। कॉम्पिटिटिव में। कॉम्पिटिटिव में हम एंजाइम की एफिनिटी हम बढ़ा सकते हैं, हालांकि वो रियल एफिनिटी नहीं है, वो हमने बस इसको क्या कर दिया कि हमने उसको ज्यादा सबस्ट्रेट दे दिए तो उसकी एफिनिटी बढ़ गई है। यानी वो इतना काबिल नहीं था। एक आदमी है जो इतना काबिल नहीं है, एक अच्छा स्पीकर नहीं है, वो स्पीच नहीं कर सकता, वो बोले उसको बोलना ही नहीं आता, लेकिन आपने उसको एक रिटन स्पीच दे के सामने रख दिया और उसने वो स्पीच कर ली, तो इसका मतलब है आप ये आदमी तो उसने बड़ा अच्छा स्पीच किया, तो वो उसने अपना थोड़ी लिखा था, उसने पेपर से पढ़ के किया है। लेकिन अगर एक आदमी ऐसा है कि वो अच्छा स्पीकर भी नहीं है और वो देख भी नहीं सकता, तो आप उसके सामने पेपर रखे हो तो उसकी एफिनिटी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको नजर ही नहीं आ रहा आपने क्या लिख के दिया है। तो एफिनिटी का मतलब होता है एफिनिटी बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती। नहीं बढ़ेगी कहाँ पर? जहाँ पे एक्टिव साइट ही नहीं है। अब अगर एक्टिव साइट नहीं है तो आप एफिनिटी कैसे बढ़ाओगे? हाँ, अगर एक्टिव साइट है तो एफिनिटी बढ़ सकती है सबस्ट्रेट से, ये बड़ा फर्क है दोनों के अंदर। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर एक तरफ एक रिएक्शन है और उसके अंदर कोई भी इनहिबिटर नहीं है, गौर से सुने, कोई भी इनहिबिटर नहीं है लेकिन एंजाइम मौजूद है। दूसरा रिएक्शन है जिसमें इनहिबिटर है लेकिन एंजाइम भी वही वाला है जो पहले रिएक्शन में था, और यहाँ जो इनहिबिटर है वो नॉन कॉम्पिटिटिव है। तो बेटा एक बात बताओ, क्या इन दोनों केस के अंदर एंजाइम की एफिनिटी पे फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए? रिपीट करूं सवाल या समझ आ गया? सर सवाल रिपीट कर सकते हैं? रिपीट कर दें। प्लीज गौर से सुने। दो रिएक्शन है, पहले रिएक्शन में एंजाइम ए है और इनहिबिटर है ही नहीं, सबस्ट्रेट और एंजाइम ए, इनहिबिटर है ही नहीं। दूसरे रिएक्शन में सबस्ट्रेट फिर वही एंजाइम ए, लेकिन यहाँ इनहिबिटर यूज किया गया है। कौन सा इनहिबिटर है ये? नॉन कॉम्पिटिटिव है। इन दोनों रिएक्शन में एंजाइम की एफिनिटी पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? सर नहीं पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वही एंजाइम है, पहले भी ए था अब भी ए है। क्योंकि एक्टिव। हाँ देखो एंजाइम तो वही है ना, यस सर, एंजाइम सेम है। एंजाइम तो सेम है, सबस्ट्रेट भी सेम है। हाँ आप कहोगे यार विमैक्स तो कम हो गया, विमैक्स इसलिए कम हुआ बेटा कि उसके एक्टिव साइट कम थे। आप देखिए ना, अगर फॉर एग्जाम्पल वहां 50 एक्टिव साइट थी और 100 प्रोडक्ट बना रहे हैं और यहाँ पे 25 एक्टिव साइट है और 50 बना रहे हैं, तो रेशो तो अभी भी वही है, 1:2 का रेशो है, यानी एफिनिटी तो सेम है। बात समझ रहे हो मेरी? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक रिएक्शन के अंदर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो और दूसरा जो है विदाउट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, सिर्फ एंजाइम है, तो उसका वीमेक्स सेम होगा, केएम डिफरेंट हो सकता है क्योंकि उसके केएम को हम आगे पीछे कर सकते हैं, किसको? कॉम्पिटिटिव वाले को। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव का केएम कभी भी चेंज नहीं हो सकता, उसका केएम वही आएगा, सेम आएगा जितना कि किसका है? विदाउट इनहिबिटर का है। ये बात समझ रहे हो बेटा? यस सर। चले अब देखो यही है, द हायर द वैल्यू ऑफ केएम the more the substrate are used to occupy half of the Vmax, and so the lesser the affinity of the enzymes to their substrate and vice versa. Since Vmax cannot be calculated practically, अब ये नई बात आ गई, ये नई बात आ गई, इसको समझना आपको होगा। बेटा कह रहे कि हम Vmax को कैलकुलेट प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, as it is in infinity value, therefore a double reciprocal graph is considered where Vmax is represented by 0. जिस तरह आप लोगों ने कहा था ना कि वाटर पोटेंशियल, हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल होता है, वो कितना होता है? हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल कितना होता है? शाबाश। जीरो। 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 तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाटर का हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल, तो इसी तरह हमारे पास जो Vmax है उसको भी हम हाईएस्ट वैल्यू क्या लेंगे? 0 लेंगे। क्यों 0 लेंगे? क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मैथ्स के अंदर आप लोगों ने एक वर्ड यूज किया है इंफिनिटी, एक ऐसी चीज जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। और रेसिप्रोकल ग्राफ किसे कहते हैं पता है? पढ़ा है आप लोगों ने मैथ में? रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होती है? नो सर। एनी वैल्यू, यस सर। एनी वैल्यू, एनी वैल्यू which is divided by 1 is called reciprocal value. अगर आपके पास 5 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/5। अगर आपके पास 3 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/3। किसी भी वैल्यू को अगर आप डिवाइड कर दे 1 से तो वो रेसिप्रोकल बन जाती है। सही है? तो अगर आप इन्फिनिटी को 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है मैथ्स में?
0 आता है। यानी 1 ये जो निशान लगाया हुआ है ये वाला, ये क्या चीज है? ये इन्फिनिटी है। सो 1/∞ इज इक्वल टू 0। अब आपके जहन में सवाल ये उठेगा कि हम Vmax को प्रैक्टिकली क्यों कैलकुलेट नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? वजह क्या है? क्यों नहीं कर सकते? मैं अगर आपके साथ थोड़ा सा एक चीज शेयर करूं, असल मेरा जो वो है आईपैड है वो चार्ज पे लग गया है, वरना मैं यहाँ से वो सिखा था। बार मैं कोशिश करता हूँ, हो सकता है मेरे पास कोई रेसिप्रोकल ग्राफ अगर यहाँ पे मौजूद हो तो मैं आपके साथ, हाँ ये देखिए, ये जो है इतना अच्छा नहीं है, बार मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा सकूं। मेरे साथ रहिएगा और इस बात को जरा समझने की कोशिश करें। यार बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इस कर्व को देखिए भी मैक्स वाले को, ये बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, ये जो कर्व है ना, ये ऐसे ऐसे घूम रही है कि इसका एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा कि किस वक्त कंप्लीट वी मैक्स हमें अचीव हुआ। प्रैक्टिकली का मतलब होता है, क्या आप प्रैक्टिकल में ये बता सकते हैं कि अब इस वक्त मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बिल्कुल मैक्सिमम पे है, हाईएस्ट है, बिल्कुल इससे और नहीं बढ़ सकता? मैं एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर एक रिएक्शन है, उसके अंदर जो आप ऑक्सीजन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, आप कहते हैं कि मेरे पास ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है, जो मैंने अचीव किया एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो है सपोज कीजिएगा 4 सीएम क्यूब। 4 सीएम क्यूब। अब आपने कहा 4 सीएम क्यूब। अब ये भी तो हो सकता है ना कि वो एग्जैक्टली 4 सीएम क्यूब के अंदर कितने वाटर के कितनी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है? हो सकता है 1000 मॉलिक्यूल हो। अगर 1000 मॉलिक्यूल हो और फिर 1001 हो जाए, सिर्फ एक मॉलिक्यूल भी बढ़ जाए, तो क्या उसके वॉल्यूम पे कोई सिग्निफिकेंट फर्क पड़ेगा? अगर एक मॉलिक्यूल आ No. जाए, एक एक तो क्या, मैं तो कहता हूँ 10 भी आ जाए 50 भी आ जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम, क्योंकि आप जब कहते हैं ना वी मैक्स टोटल नंबर ऑफ एक्टिव साइट ऑक्युपाई, जब आप नंबर की बात करते हो तो ये बात थ्योरेटिकली आप गलत करते हो। आपको क्या पता कि वी मैक्स सारे सारे एक्टिव साइट ऑक्युपाई हो गए? क्योंकि आप तो एक वैल्यू देखते हो। आपने कहा 4 सीएम क्यूब मेरे पास ऑक्सीजन आया है, तो 4 सीएम क्यूब के अंदर कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, मतलब कितना प्रोडक्ट बना है? एग्जैक्टली एक एक एक्टिव साइट तो आप नहीं काउंट कर सकते। देयर इज अ बिलियन ऑफ एक्टिव साइट्स इन द एंजाइम। तो आप जज नहीं कर सकते कि एंजाइम के अंदर क्या बाकी सारे एक्टिव साइट ऑक्युपाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इसलिए जिस चीज को आप एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्स इन द स्काई, आसमान में तारे कितने हैं? अब आप ऊपर देखते हैं, आप गिनना शुरू करते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं, कभी ये नहीं गिना था या नहीं गिना था, तो ये इन्फिनिटी है। तो एक ऐसी वैल्यू जिसकी कोई लिमिट नहीं होती उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो नंबर ऑफ एक्टिव साइट है वो एक इन्फिनिटी है। एक्टिव साइट कोई काउंट ही नहीं कर सकता। टोटल नंबर ऑफ एक्टिव साइट Vmax आप कैसे कह सकते हैं? ऑल या टोटल नंबर ऑफ एक्टिव साइट ऑक्युपाइड। तो कितने एक्टिव साइट है वो तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम इन्फिनिटी लेते हैं। और इन्फिनिटी लेने के बाद इसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ग्राफ बनाएंगे इसका। तो जब आप रेसिप्रोकल ग्राफ की फायदा क्या होता है, वाई हम इसको 1 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि रेसिप्रोकल ग्राफ हमेशा क्या आता है, स्ट्रेट आता है। स्ट्रेट ग्राफ को कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है क्योंकि सीधी लाइन होती है, जबकि कर्व के अंदर कैलकुलेशंस करना बहुत मुश्किल होती है। अब आप जब यहाँ से लाइन खींचते हैं फिर यहाँ से खींचते हैं, हो सकता है कि ये जो लाइन है ये बिल्कुल एग्जैक्टली फ्लैट ना हो, हल्का सा यहाँ फर्क हो सकता है। इसलिए किसी पॉइंट पे आप Vmax को कैलकुलेट करना मुश्किल होगा, कहीं नहीं यहाँ है, नहीं नहीं यहाँ है, नहीं आई थिंक यहाँ पर है, नो आई थिंक यहाँ है। तो ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये लाइन गोल जा रही है, गोल, बिल्कुल एग्जैक्टली फौरन जाके फ्लैट नहीं होती। या तो ऐसा होता कि ये लाइन सीधी आती और यूं बिल्कुल स्ट्रेट फ्लैट होती, लेकिन अगर वो यूं घूम रही है कर्व, तो किसी कर्व में, कर्व वैल्यू में अगर अगर आप नंबर कोई नंबर पे फैसला हो रहा है तो ये बहुत मुश्किल होता है कि आप टोटल नंबर एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सके। इसलिए इसको हम हमेशा 1/2 लेते हैं, सॉरी 1 अप और रेसिप्रोकल लेंगे ताकि हमारे पास एक और ग्राफ मिल जाए। वो रेसिप्रोकल ग्राफ हमारी अगली क्लास में डिस्कशन होगी कि रेसिप्रोकल ग्राफ कैसे बनता है। तो हम रेसिप्रोकल ग्राफ Vmax का भी लेंगे और Km का भी लेंगे और उस पे डिस्कशन करेंगे। चल आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, आप ग्राफ पेपर पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा बेटा मेरे साथ रहिएगा, मैं ये अभी चूंकि टाइम है हमारे पास तकरीबन 15 मिनट, तो मैं ये जो दूसरा रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें रेसिप्रोकल ग्राफ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? तो आप मेरे साथ रहिएगा प्लीज।
जी बेटा, so please I'm going to share now, please stay with me. स्क्रीन नजर आ गया मेरा बेटा? स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा? यस सर। यस ठीक है। जैसे होते हैं जिनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ द एंजाइम कैटालेस। कैटालेस के मतलब कहते हैं कि कैटालेस 1 सेकंड के अंदर 10⁻⁶ मॉलिक्यूल्स को कैटालाइज करता है। सो कैटालेस की अगर मैं एग्जांपल दूं, कैटालेस एक एंजाइम है, इसका जो टर्नओवर रेट है वो है 10⁻⁶ मॉलिक्यूल्स